आज का अपना एक संबंध है, खबर और बाइस्कोप का भी अपना एक संबंध है। हम खबर के साथ आपको जोड़ेंगे, इस अलाव को हम कह सकते हैं, इस अलाव का लुत्फ़ लेते हुए हमारे साथ उदय हैं। और बहुत अनौपचारिक बातचीत जो आमतौर पर उदय होती है, जब आप अलाव के पास बैठते हैं, बहुत सारी देश विदेश की बातें होती हैं, कई सारी इधर उधर की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद सही समय है कि उस पर चर्चा करें। और पिछला एक सप्ताह देश प्रदेश में क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर एक चर्चा करने की ज़रूरत है। प्रदेश में आप अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि सीजीएल के रिजल्ट को लेकर काफ़ी हम कह सकते हैं गहमा गहमी है। कुछ छात्र नाराज़ हैं और अब जब रिजल्ट में कुछ लोगों के कुछ बच्चों के नाम आए हैं, तो वो अब चाहते हैं कि ये रिजल्ट जारी रहे। कुछ ये भी है। और देश में संविधान पर बहुत चर्चा हो रही है। संविधान के 75 वर्ष संविधान निर्माण के, वो 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसको लेकर सदन में बहुत चर्चा है। सड़क पर कितनी चर्चा है, ये एक विषय ज़रूर है। संविधान को लेकर पिछले चुनाव में काफ़ी कुछ कांग्रेस ने कोशिश की। राहुल गांधी अभी भी संविधान के प्रति लेकर घूम रहे हैं। विपक्ष ने कई बार वो संविधान के प्रति लहराई है और बहुत तरह की बातें हैं सदन में। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना कि क्या वाकई संविधान पर किसी गहन मंथन में ये देश है। मुझे लगता है कि इस पर एक बार गौर करने की ज़रूरत है। तो थोड़ी चर्चा उसकी भी करेंगे जो सदन में चल रहा है। विधानसभा यहाँ समाप्त हुआ। विधानसभा में बहुत सारी बातें हुई। लोग ये जानना चाहते हैं कि जयराम का स्टैंड क्या रहा, चूँकि उनकी पार्टी जेएलकेएम नहीं थी, वो स्टैंड किस तरह से ले सकी। उनकी चर्चा बहुत हुई है और उनकी चर्चा में एक आध वीडियो ऐसे भी है जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत सुखद नहीं है, लेकिन उसकी भी चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, वो भी एक बात है। चुनाव में लीड कर रही कल्पना सोरेन इस विधानसभा में कितनी मुखर नज़र आई, इस पर भी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अलाव की जो आंच है वो धीरे धीरे सुलगती रहेगी। धुआं हम भी बेयर कर रहे हैं, थोड़ा आपको कैमरे के ऊपर भी महसूस हो सकता है। तो उदय, हम लोग कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से पहले झारखंड से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी इंतजार होगा कि झारखंड में आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है। हाँ, तो आज अगर देखा जाए तो अभ्यर्थी जुटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस का पहरा था। और जिस तरह से अभ्यर्थियों ने ऐलान किया था कि काउंसलिंग शुरू होगी और हमारा आंदोलन शुरू होगा, तो उसे लेकर पुलिस भी काफी अलर्ट मोड में दिखी। कल एक बड़ा दिलचस्प वीडियो था। देवेंद्र महतो जो छात्र आंदोलन के अगुवा है, नेता हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे और तभी वहां पुलिस काफी मात्रा में वहां उन्हें दिखाई दे रही थी। तो वो मीडिया हर तरफ से उन्हें घेरे हुए था। उन्होंने अपनी बात रखी और इस बीच मीडिया के बीच से ही वो एक बाइक पर बैठकर अपने सर के ऊपर एक छोटा सा तौलिया डालकर वहां से निकल गए। ऐसा लगा कि जैसे जिस तरह से वो निकले, ऐसा लगा कि अगर पुलिस को मौका मिलता तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता था, क्योंकि और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। इंटेंशन ऐसा था या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये ज़रूर है कि जिस तरह से वो वहाँ से भागे, या हम कह सकते हैं निकले वहाँ से, उससे एक बात ज़रूर सामने आई कि शायद उन्हें इस बात की आशंका थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए वो वहाँ से हटे। इस आंदोलन में अब पैनापन कितना रह गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात आप समझ लीजिए कि छात्र आंदोलन की वजह से ही जयराम एक मुखर चेहरे के रूप में झारखंड की राजनीति में उभरे हैं। तो अब वो एक फार्मूला है, या हम कह सकते हैं वो एक तरीका है जिसके ज़रिए लोग आगे बढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे इस रास्ते को अपनाएंगे।
स्टूडेंट्स के मुद्दे अब पीछे नहीं रहेंगे और उनको बनाने के लिए, उनको कैश करने के लिए अब बहुत सारे युवा नेता सामने आएंगे। अब प्रदेश की राजनीति में अगर युवा नेता किसी भी रूप में सामने आए, आगे चल के उनमें वो पॉलिटिकल समझ पैदा होती है तो वो अच्छी बात होगी। तो ये एक तस्वीर ज़रूर उभरी थी। अब एक सवाल ज़रूर है कि क्या एक बार फिर छात्र और स्टूडेंट्स के बीच टकराव की स्थिति पैदा होगी, या आपको लगता है कि जो वर्तमान बहुमत है, एक बात तो ध्यान देना होगा कि उदय की जो बहुमत है और जिस तरह बहुमत मिली है सरकार को जी, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। आप कुछ स्टूडेंट्स नाराज़ हैं या कुछ को लगता है कि चीज़ें अनफेयर हुई हैं, तो अगर उन्हें अपनी बातें कहनी थी तो शायद चुनाव एक बेहतर मौका था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और सरकार बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ पहुंची है। तो अब सरकार को काम कितना करने दिया जाए, ये एक इशू है और सरकार अपनी तरह से चीज़ों को डील करेगी आगे चलकर। हाँ, उनकी बातें, उनकी मांगें वो सब ज़रूर सामने रहें जी। इस ओर जो स्टूडेंट्स लीडर हैं वो प्रयास करें। देखिए 16 तारीख को अभी देवेंद्र महतो की थोड़ी देर पहले ही एक बाइट भी आई थी और भी कई छात्र नेता 16 तारीख को सुबह सुबह 8 बजे पहुंचने का आह्वान किया गया है और जिस तरह से अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है आंदोलन का, सुरक्षा बढ़ा दी गई है आयोग के तमाम सदस्यों की। इसके अलावा और भी बहुत सारे एहतियातन उपाय किए गए हैं और आंदोलन को कैसे उग्र या हिंसक होने से रोका जा सके, इसके लिए पुलिस की एक टीम, सुरक्षा विभाग के अधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं और प्रयास हो रहा है कि आंदोलन की शक्ल में ही रहे, क्योंकि छात्रों को उग्र होते देर नहीं लगती और लाठीचार्ज या ऐसी नौबत जब भी आती है तो छात्रों को आक्रोश इस बात का है कि, और देखिए अभी कई और छात्र नेता मनोज यादव कह रहे थे कि भाई जब सरकार सीआईडी जांच की बात कह रही है इसका मतलब है कि सरकार मान रही है कि गड़बड़ी हुई है, नहीं तो सीआईडी जांच की बात क्यों कह रही है। तो ये तमाम चीजें, कई मुद्दे सामने आ रहे हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि 16 तारीख की सुबह आंदोलन कौन सा रूप अख्तियार करता है, क्या कुछ मुद्दे सामने आते हैं, या सरकार और प्रशासन इस आंदोलन को कैसे हैंडल करते हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार और प्रशासन के सामने, क्योंकि जिस तरह से जेएसएससी ने अपनी बातों को रखा, जेएसएससी ने अभ्यर्थियों की दी गई सीडी को खाली बताया कि आपने जो वीडियो दिया था वो डॉक्टर लग रहा था, उसमें छेड़छाड़ की गई थी, तमाम बातें रखी गई और जेएसएससी की तरफ से सीधे सीधे कहा गया कि आप लोगों ने जो तथ्य रखे थे वो कहीं से हमें सोचने विचारने लायक नहीं लगे हैं। तो इस बात से भी अभ्यर्थियों में आक्रोश है और उनका कहना है कि दूसरी बात एक जो सामने आ रही कि 2019 के जो पेपर थे, प्रश्न पत्र थे, उनसे जब कुछ अभ्यर्थी मिलान कर रहे हैं तो उनका कहना है कि कमोबेश वही सवाल सीरियल नंबर आगे पीछे करके इस बार परीक्षा में रखे गए हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे छात्रों को संतुष्ट किए जाने की जरूरत है। तो देखिए अब कल जब आंदोलन शुरू होगा तो सरकार और प्रशासन इसे कैसे हैंडल करते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और स्टूडेंट लीडर जो भी इसको फ्रंट से लीड करेंगे, सबकी नज़र उस पर रहेगी। उनकी एक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि किसी भी तरह से वो इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखें, किसी भी तरह की हिंसा से बचना चाहिए। चूँकि स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, आप अगर कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि नुकसान हो किसी तरह से जान माल की, तो वो नुकसान होता है तो स्टूडेंट के करियर का भी नुकसान होगा। पुलिस कार्रवाई करेगी, फिर उनके लिए भी आगे चलकर मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अगर कोई प्रदर्शन है, अगर स्टूडेंट्स नाराज़ हैं, वो अपनी बातें कहना चाहते हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें कहनी चाहिए। किसी भी तरह से अपने करियर का नुकसान नहीं करना चाहिए, अपने करियर को लेकर खेलना नहीं चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 5 साल में परीक्षाएं होती रहेंगी और सरकार ने बहुत भरोसा दिलाया है और चुनावी वादे भी हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को अपनी आगे की भी तैयारी रखनी चाहिए। जहाँ तक सीजीएल परीक्षा की बात है, अगर उन्हें लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है
तो वो अपनी बातें रख सकते हैं ज़रूर, लेकिन वो तरीका बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल, तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए और सबकी नज़रें इस बात पर रहेंगी कि अभ्यर्थी किस तरह से आंदोलन करते हैं और प्रशासन उन्हें उग्र होने से कैसे रोकती है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर सीआईडी जांच की बात कह दी गई है, तो ये इसीलिए कही गई है कि छात्रों के अंदर जो शक शुबहा है, जो अंदेशा है, उसे दूर किया जा सके। विधानसभा में भी सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। कई विपक्ष के विधायक भी कह रहे थे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करा ली जानी चाहिए कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं तो बहरहाल सीबीआई नहीं लेकिन सीआईडी जांच के आदेश देकर सीएम ने एक सराहनीय पहल की है। और अगर जांच शुरू हो जाती है तो छात्रों को, अभ्यर्थियों को भी लगेगा कि हाँ, जांच हो रही है। बिल्कुल, और जांच में सारी चीज़ें फेयर हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम जब इधर की बात कर रहे हैं तो साथ में थोड़ी चर्चा बिहार की भी करेंगे। बिहार में बीपीएससी के जो पीटी की परीक्षा हुई है, उसको भी लेकर वहाँ के छात्र आंदोलित हैं। इसके राजीव जुड़ चुके हैं बिहार से हमारे साथ। राजीव, अभी क्या स्टूडेंट्स की रणनीति है और क्या इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि वहाँ पर चुनाव ये जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है? ये दरअसल गंगा से जो की परीक्षा हुई है वो 17वीं की परीक्षा थी और पूरे बिहार भर में करीब केंद्र बनाए थे। लगभग 5.5 लाख बच्चे अभियान हुए और 2060 लंबे समय बाद हुई है और या कोई जो पीसीएस की परीक्षा हुई उसमें वैकेंसी आती नहीं है। तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था तो की गई थी, 36,000 कैमरे लगाए गए थे, लेकिन पटना में एक बापू सेंटर पर की 12 बजे बिहार का ये सबसे बनाया गया है जहाँ एक साथ 12,000 बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। और वहां पर जो 12 बजे एग्जाम की शुरुआत हुई तो 12:30 बजे छात्र हंगामा करने बैठते थे और यह कहा जाता है पत्र जो है वो आउट हो गया है। उसके बाद लगभग 1:57 पर टेस्ट पत्र जो है वो बाहर भी आता है जब परीक्षा चलती है। इसलिए जब हंगामा काफी है तो वहां पटना जिलाधिकारी पहुंचते हैं। बाद में वहां घटना भी घटती है, जो केंद्र अधीक्षक है उनकी मौत हो जाती है। जिलाधिकारी जो है वो छात्र हाथ भी उठा देते हैं। पूरा मामला जो है के पास पहुंचता है, छात्र काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। बीपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और बीपीएससी ने कहा है कि छात्रों के कारण 7 लाख बच्चों के साथ नहीं किया जा सकता है। लिहाजा जो ये आउट होने का चाहे मामला हो या फिर परीक्षा रद्द कर इसमें बीपीएससी किसी तरीके का कोई फैसला नहीं लेने जा रही है। पूरे प्रकरण में देखेंगे तो उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पत्र छीन लिए गए थे के भीतर। सेंटर की बात कर रहा हूँ में पटना में, वहां पर और कई ऐसे बच्चे हैं, लगभग कम से कम 5-7 हजार ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। तो बीपीएससी इस पूरे मामले को लेकर यह कहना है कि अगर धांधली हुई भी है, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बीपीएससी, ये भी कह रहा है कि धांधली हुई भी है तो इसको लेकर के परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है और जो उनकी परीक्षा छूट करके बीपीएससी की वैकेंसी आएगी अगली बार तो वो परीक्षा देंगे। सेंटर की वजह से बिहार में 960 सेंटर है, उसमें से 960 सेंटर की परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है जो आंदोलन बढ़ना चाहिए था छात्रों का इस बीपीएससी के मामले में, वो आंदोलन बिहार में नहीं बढ़ पाए। और आप देखे भी होंगे, बात भी हुई थी परसों, देर तक के पास छात्र लोग बने रहे थे। हालांकि आरजेडी ने कोशिश की कि नहीं भाई आंदोलन छात्र को करना चाहिए, फिर भी बोर्ड पर आए, एक मैसेज भी कर देते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है बीपीएससी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। इस एग्जाम को रद्द नहीं है बीपीएससी और जो भी परीक्षार्थी जिनका परीक्षा छूट गया था या परीक्षा वो नहीं दे सके थे, बीपीएससी का कहना है कि उनकी परीक्षा ली भी नहीं जाएगी, जबकि अब अगली वैकेंसी को यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कहना कि तरफ से जो है परीक्षा हो सकती है या फिर से परीक्षा लिया जा सकता है, ताकि ये सिर्फ खबर भर है। बीपीएससी जो बीपीएससी की है उन्होंने क्लियर किया है। जय गणेश जी। मतलब ये है कि अभी हम ये मानकर चलें कि बीपीएससी वाले मामले में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बीपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट की जो बात इधर हाल में जो भी मांगे हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है, उसमें एक बात बहुत उभर कर सामने आई है कि जो भी कोचिंग संस्थान हैं
उनकी एक भूमिका दिखती है और कई बार छात्रों के आंदोलन के पीछे उनके रोल को बहुत महसूस किया गया है। क्या इसमें आपको कोई फाउल प्ले नज़र आता है, दिखाई पड़ता है ऐसा कुछ कि कुछ फाउल प्ले है? फिर देखिए गंगेश जी, बिहार में जो सेंटर है ये याद होगा कि लगभग 15 दिन पहले जो कि एक खान सर हैं जो कि पॉपुलर है कोचिंग और वो भी काफी पॉपुलर है। वहाँ से जब 15 दिन पहले जब सिख मामले को लेकर एक आंदोलन हुआ छात्रों पर लाठियां, कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया और देर शाम जो है वो थाने में खान सर दिया गया था। बाद ये मामला काफी खान सर को छोड़ा गया पर प्राथमिक जो है वो थाने में दर्ज की गई है और उस पर कार्रवाई चल रही है। तो देखिए पटना में जो एक रेस्टोरेंट का कोचिंग का सेंटर है थोड़ा, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर चलाते हैं जो कोचिंग संचालक है, इसलिए तो आपको कहीं से किसी भी मामले ये कोशिश रहती है कि इस मामले को छात्रों के माध्यम से तुरंत कर दिया जाए और यही वजह है किसी का मामला हो। आज से पहले आपको याद होगा जो अग्निवीर जब आए तो उस समय भी छात्र बड़ी संख्या में थे और खान सर जो राजेंद्र नगर में रेलवे ट्रैक को उन्होंने काम किया, इसके बाद उन पर मामला जो है तो कई कोचिंग संचालक जो है वो चाहते हैं कि इस आंदोलन की आगे वो खुद की रोटी जो है और यही वजह है आज से लगभग 2 महीने पहले उस खबर को भी हम लोगों ने से दिखाया था कि पटना में कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर लोगों ने स्टेशन पे रेड किया था, जो विधि व्यवस्था है स्थिति है किस तरीके से वो अपने सेंटर के भीतर वो बच्चों को पढ़ाते हुए कह रहे थे क्या व्यवस्था अगर होती है तो उन तमाम चीजों को लेकर के संचालक से जो है वो बात पूछा गया था, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया। तो बिहार में कोचिंग एक बड़ी भूमिका होती है। सबको पता है कि बिहार बड़ा प्रदेश है, 14 करोड़ की आबादी है, रोजगारी भी काफी बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद की बात नागरिक के टेंडर की बात नहीं कर रही थी तो आंदोलन कितना याद है उस समय कई छात्र उसमें गोली की वजह से पुलिस की छात्र उसमें मरे भी थे। तो छात्र आंदोलन करना था बिहार में कोई आज ये नई बात नहीं है। 1977 को भी आप याद कीजिए, ये भी आंदोलन किस तरीके से छात्र आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया था। हालांकि उस समय के आंदोलन और आज के आंदोलन में काफी फर्क है। अब जो आंदोलन किया जा रहा है उसके पीछे जो है वो कहा जाता है कि जो पूंजीपति जो कोचिंग संचालक है उसके सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं वो, क्या वो स्पॉन्सर्ड विरोध आंदोलन होते हैं, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और शायद सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो यही है कि अगर वो स्पॉन्सर्ड हैं, वो चाहे झारखंड की बात हो या बिहार की बात हो, कहीं भी अगर छात्र आंदोलन कहीं से भी स्पॉन्सर्ड होते हैं तो वो एक चिंता की बात है, क्योंकि उनका अपना गुस्सा है, वो अपने तरह से चीज़ों को व्यक्त करते हैं। परीक्षाएं अच्छी होती हैं, ख़राब होती हैं, परीक्षा में कोई फेल करता है, कोई पास करता है, परीक्षा में कुछ त्रुटि भी रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और उसमें छात्रों का विरोध सामने आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्या इसके पीछे कोई ऐसा तत्व है जो कि उनको प्रोवोक करता है, जो उनको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या खड़ी हो जाए जिसको लेकर। देखिए गंगेश जी, बिहार के अगर आप छात्रों की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अभी आप देखिए यही खान सर हैं, बहुत चंद दिनों में वो बिहार में आकर के वो काफी उन्होंने अपने संस्थान को बड़ा कर लिया है और अब आज से कुछ दिन पहले वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए भी गए हुए थे बिहार के मुख्यमंत्री से। और एक चर्चा जो है वो अचानक से मार्केट में आई कि भाई खान सर जो है वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। फिर उसके बाद दूसरी बार भी उनकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। तो आपका जो ये सवाल है कि ये फैक्ट है कि जब तक नहीं होगा इसके पीछे पॉलिटिकल नहीं होगा तब भी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। और आप देखिए न सिर्फ हमारे की भी बात कर रही है, आप थोड़ा सा आपको आपको याद होगा डीजीपी थे अभियान किस तरीके से यहाँ पर वो आए बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हीं से अलग हुए जो रहमान जो है उनसे अलग होकर संस्थान जो है वो शुरू किया है। इसके पहले आप देखिए नाम के आधारों पर काफी पॉपुलर हुए थे, का जो है सो
तो उनके विषय में आप वो भी किस तरीके से मुख्यमंत्री से जाकर तो छात्र आंदोलन जब भी हुआ है, खास करके बिहार की अगर हम बात करें, उसमें तो राजनीतिक दलों की भूमिका निभा रही है। और इस बार भी जो बीपीएससी वाली जो घटना, सबसे पहले भी जो घटना उसमें पॉलिटिकल आप इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो भी राजनेता है उसको सब काम नहीं आने देते हैं। लेकिन खान सर की भूमिका को अगर आप तो पूरी तरीके से राजनीति इनके की तैयारी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि बिहार में चलिए दोनों में मुझे लगता है एक बात राजीव जो समझने वाली बात है वो ये है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो जो नेतृत्व पहले से तैयार कोई नेतृत्व आंदोलन को प्रवोक करता है, और दूसरा वो होता है, दूसरी बात ये है कि छात्र इकट्ठे होते हैं, मुद्दा उनके सामने होता है, उनका विरोध उनके सामने होता है, और इस विरोध से कोई नेता जन्म लेता है जिसको हम सही अर्थों में छात्र नेता कहते हैं। वो एक बात है। इससे पहले कि हम बिहार की चर्चा को ख़त्म करें, एक चलते चलते सवाल ये कि आज 2 यात्राएं शुरू होने वाली थी। मुख्यमंत्री की यात्रा स्थगित हो गई और तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है। उनकी यात्रा स्थगित होने का कारण क्या आप देखते हैं, और तेजस्वी यादव इस यात्रा का कितना लाभ ले जाएंगे? देखिए गंगे जी, अपना मिलेगा तेजस्वी तो 2025 के चुनावी परिणाम के बाद ही तक मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव आज दिल्ली के तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर में, अभी कार्यालय में था तो तमाम न्यूज फ्रंट पेज पर मैया नारी सम्मान से उन्होंने चर्चा की है और यह कहा है कि ₹2,000 उनकी सरकार बनती है तो वो दिया जाएगा, तो करके वो आगे बढ़ गए। हम लोग संवाद किए तो कल उन्होंने विधिवत तो तेजस्वी यादव के आज से विधिवत शुरू होता है सुप्रीम से, और लोग 23 तारीख को हम जाकर के उसको समाप्त करेंगे। लगाइए तेजस्वी यादव की ये 4थी यात्रा है, क्योंकि नीतीश कुमार की आज से पहली यात्रा महिला सम्मान है, उसके बाद से उसकी वास्तव में समाप्त करने वाले थे, लेकिन अचानक खबर आती है कि वो अब 14 जनवरी जो है वो की शुरुआत करेंगे। वजह जो है वो नहीं बताई गई है, लेकिन इस खबर को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले न्यूज़ 24 ने ही कल ब्रेक किया था नीतीश कुमार की यात्रा हो सकती है। तो अब नीतीश कुमार की यात्रा स्थगन के पीछे कहा जा रहा है क्योंकि वो अभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और एनडीए के जो नेता है तो 15 जनवरी से तमाम अध्यक्ष जो चाहे बीजेपी के या फिर हम हो लोकपा के, ये तमाम चाहे चिराग तो ये अध्यक्ष 15 तारीख से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, और सामूहिक मंच पे, यानी कि कोई बीजेपी आरजेडी के मंच से नहीं होगा तो वो एनडीए के मंच पे होगा। और यही वजह है कि लग रहा है कि अपनी यात्रा को स्थगित करके 15 तारीख से बिहार में राजीव, बिहार में खरमास मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। कहीं खरमास तो कारण नहीं है। लेकिन जो मुख्य वजह वो यही बताया जा रहा है कि 15 तारीख, लेकिन चलिए मैंने इसको लाइटर पार्ट में कहा आपसे, मैं जानता हूं कि ये किसी पॉलिटिकल कैंपेन को रोक नहीं सकता या बढ़ा नहीं सकता। हालांकि ये बात सही है कि खरमास को मानने वाले कई सारे लोग हैं। रही बात अब जो हम अपने कार्यक्रम को लेकर झारखंड की बातें अगर हम कर रहे, झारखंड में एक गुनाहगार की तलाश हो रही है। एक गुनाहगार जो यहाँ पर छेड़खानी करता था छोटी बच्चियों से, जिसका कि वीडियो भी अवेलेबल हो गया है। अब उसकी तलाश जारी है, पुलिस तलाश कर रही है, और हम आपको बता दें कि बायोस्कोप ने भी एक मुहिम चला रखा है जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से पता कर रहा है। अगर इसकी कोई जानकारी मिलती है तो हम निश्चित रूप से पुलिस को इस मामले में सहयोग करने की कोशिश करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी जाकर ऐसे कोशिश कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा कोई व्यक्ति कहीं छिपा हुआ है, अगर है तो उस किसकी नज़र में आया हुआ है, कोई देखा है या नहीं। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुँचे, इससे पहले बिहार झारखंड की कोई और खबर जो आपको लगती है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उदय?
झारखंड में जेएसएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो, और दूसरी ये जो जिस मासूम बच्चियों के गुनहगार की तलाश हो रही है, आज इसी की चर्चा दिन भर रही और पूरे शहर में चर्चा रही कि पुलिस ने उसकी पहचान उजागर कर दी है। ये लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि कल तक लोगों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर इतने घंटे बाद भी पुलिस उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई है। पुलिस ने तस्वीर उजागर कर दी है, इनाम घोषित कर दिया है, उसके घर वालों तक पहुंच गई है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कब तक गिरफ्त में आता है, इस बात का इंतजार है। और विधानसभा की बात हम लोग कर रहे थे, विधानसभा की बात करने, विधानसभा सत्र यहाँ समाप्त हुआ है झारखंड में। एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है, सबने इस बात की चर्चा की कि जयराम महतो ने किस तरह से अपनी बात रखी और जब तक सत्र चला इसकी काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन एक बात की ओर सबको ध्यान देने की ज़रूरत थी शायद, वो ये है कि पूरे कैंपेन को, इस इंडिया गठबंधन के पूरे कैंपेन को लीड करने वाली कल्पना सोरेन विधानसभा के इस सत्र में कितनी मुखर रहीं, मुद्दों को लेकर कितनी मुखर रहीं। मुझे लगता है उनकी भूमिका और बड़ी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी बातें नहीं रखी और उन्होंने अपनी बातें रखी भी तो मुख्य रूप से महिलाओं को लेकर अपनी बातें रखी। और उन्होंने जो एक सबसे बड़े मार्के की बात कही थी कि आज हम 12 महिलाएं हैं पक्ष विपक्ष से, तो पूरे सदन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगली बार जब छठी के बाद 7वीं विधानसभा आए तो 12 की बजाय 24 महिलाएं यहाँ होनी चाहिए। तो देखिए, ये उन्होंने एक बड़ी ही पॉजिटिव बात कही थी, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर ये बात कही थी और ये मार्के की बात है। साथ ही उन्होंने अपनी बात रखी तो अपनी बातों के दरमियान उन्होंने जो उनकी चिर परिचित शैली है कि अपने भाषण के दौरान वो बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आती हैं, तो वो चीज़ें एक बार फिर से दिखाई दिया था। बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया, धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया, मैया सम्मान को लेकर लोगों को कन्फ्यूज करने का आरोप लगाया। इन तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन मूल रूप से उनके बात में ये जो संदेश छुपा था कि महिलाओं की संख्या आने वाले दिनों में बढ़नी चाहिए। और इस भाषण को लेकर उनकी काफी तारीफ भी हुई और लोगों ने काफी सराहना भी की। मुझे लगता है उनकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए और शायद लोग उनको ज़्यादा सुनना चाहते हैं। जो वीडियोस हम लोगों ने डाले हैं उनमें कई मिलियंस में गई हैं और लाखों में गई हैं और लोग उनको ज़्यादा देखना है, उनके पॉलिटिकल विज़न को ज़्यादा समझना चाहते हैं। एक नेत्री, और हम शुरू से कह रहे हैं जब से ये चुनावी कैंपेन चल रहा है कि जेएमएम के पास एक मुखर नेत्री मिली हैं और उनके विचारों से और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ज़्यादा अवगत कराया जाना चाहिए। हम आपको बता दें, अलाव सिर्फ जल नहीं रहा है बल्कि साथ में कुछ आलू डाला हुआ है और वो आलू पक रहा है और हमारे पास वो अब पका हुआ आलू पहुंचेगा और हम आपको बताएंगे कि जब आप रजाई में दुबके हुए हैं तो ये हमारे लिए ईर्ष्या की बात होती है कि हम बाहर बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं। अब हम आलू खाकर थोड़ी ईर्ष्या आप तक ट्रांसफ़र कर देंगे आप भी उस जलन को महसूस करें। फिलहाल ये है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम उस जगह पे पहुँचे हैं कार्यक्रम में जहाँ पे अब हम संसद में चर्चा चल रही है, उसकी बात करेंगे। संसद में चर्चा चल रही है संविधान को लेकर, विशेष रूप से जो चर्चा रखी गई उसमें लोकसभा में प्रधानमंत्री ने भी जवाब दे दिया है और अब राज्यसभा में कल से उस पर चर्चा शुरू होगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि संविधान को लेकर चर्चा इस वक्त क्यों की गई, ये एक बात है। इस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से संविधान का पूरा मामला उठाया पिछले चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो एक बड़ी चुनौती अब एनडीए गवर्नमेंट के सामने थी कि वो किसी भी तरह से इस मुद्दे को या तो अपने पक्ष में कर ले या इस मुद्दे का काट ढूंढे। तो वो अब चूँकि एक मौका भी था कि 75 साल पूरे हो गए थे, तो इस पर एक चर्चा रखी गई है। लेकिन क्या वो चर्चा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हटकर सिर्फ संविधान पर केंद्रित रह पाई? क्या आपको लगता है उदय ऐसा हो पाया? देखिए, संविधान पर पहले तो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने कई आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर
और देखिए ये एक ट्रेंड बन गया था कि पिछले 1 साल से राहुल गांधी जब भी कुछ कहते थे, सभाओं में जाते थे, झारखंड भी वो सभाओं में आए थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी लाल किताब हुआ करती थी, उसे वो संविधान की किताब कहते थे। और ये कांग्रेस को ऐसा लग रहा था, राहुल गांधी को लग रहा था कि हमारी बात सुनी जा रही है, हमने एक बड़ा मुद्दा पकड़ा है जो लोगों को अपील कर रहा है। लेकिन कल जिस तरह से पहले अनुराग ठाकुर ने और फिर पीएम मोदी ने जिस तरह से काउंटर किया है, संविधान को लेकर जिस तरह से काउंटर किया, लगता है कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपनी उस रणनीति पर एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि संविधान को सामने रखते हुए पीएम मोदी ने ऐसे कई तथ्य गिना डाले, अनुराग ठाकुर ने भी उससे पहले काउंटर किया था। तो अब लगता है कांग्रेस को फिर से एक बार फिर से अपनी रणनीति पर सोचना पड़ेगा कि अब क्या काट निकाला जाए, इन बातों को किस तरह से रखा जाए, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये परसेप्शन करने की कोशिश करती दिखाई दी कि संविधान का हत्यारा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। उसके लिए नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक के उदाहरण दिए गए, राजीव गांधी तक के उदाहरण दिए गए और इस तरह के कई वाक्य सामने रखे गए। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से रणनीति क्या होती है, राहुल गांधी की तरफ से बयान क्या कुछ आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, विकास हमारे कैमरामैन है, विकास से कहेंगे कि वो जो आलू अध पक्का है या पक्का हुआ है वो हम लोगों को दें और हम उस आलू के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे संविधान के साथ साथ। इस पूरी चर्चा को हम उस अध पक्के आलू के बराबर समझ कर चल सकते हैं। चर्चा बहुत मुद्दों पे हुई, लेकिन संविधान की बारीकियों पर और चर्चा करने की ज़रूरत थी। देखिए, आलू हमारे पास आ गया है। उदय, शायद आप भी चाहेंगे इसको लेना। तो ये आलू है और इसके साथ मिर्च विर्च का पूरा इंतज़ाम है। तो कल सदन में जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ चीज़ें पकी थी और कुछ चीज़ें अध पकी थी। उस चर्चा में पॉलिटिकल बातें तो थीं, पॉलिटिकल बातें तो समाहित थीं और पीएम मोदी ने बिंदुवार सारी ही बातों को रखा। ये अच्छी बात है कि पीएम मोदी को सदन में बोलने दिया गया। आमतौर पर अभी जो विपक्ष का रवैया रहा है वो पीएम मोदी को सदन में बोलने नहीं देते, शोर शराबा होता है, इससे बातें दबती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने भी बात रखी और इम्पॉर्टेंट ये था कि प्रियंका गांधी भी सदन में मौजूद थी और उन्होंने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। ये शायद चर्चा संविधान की बारीकियों पर होना चाहिए था, संविधान की खासियत और उसमें जो कुछ रह गया हो उस पर होनी चाहिए थी चर्चा। लेकिन ये चर्चा हो गई पॉलिटिकल एंगल पे कि किसने संविधान के साथ कितना खिलवाड़ किया। आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन ये चर्चा पॉजिटिव नहीं जा सकती थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कुछ 11 बातें कही हैं कि ये होना चाहिए, ये उनका संकल्प है। लेकिन इसके बावजूद अगर संविधान को लेकर एक संकल्प सभी पार्टियों का होता, संविधान के कमियों और उनके खामियों और खराबियों और खासियत के बारे में लेकर जो कुछ भी बातें होती तो और उसमें सुधार की जो गुंजाइश की बात होती या उसमें और ऐड ऑन करने के, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारा संविधान निश्चित रूप से ज़बरदस्त लिखा हुआ है और इसमें बहुत बारीकियों का ध्यान रखा गया है। लेकिन समय के साथ अगर कुछ उसमें बदलाव की ज़रूरत है तो वो सब, इन सब तमाम तरह की बातों पर अगर चर्चा हुई होती और खुले रूप से हुई होती तो शायद वो ज़्यादा कुछ बेहतर परिणाम लेकर आता। बिल्कुल, वाकई में एक सकारात्मक चर्चा होती कि आने वाले दिनों में हम कैसे संविधान को लेकर या संविधान के जरिए आम लोगों तक संविधान की भावना को पहुंचाएं, लोगों की आवाज़ बने, उन चीज़ों पर चर्चा होती तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि आपने अंगूठा काटा एकलव्य का, तो अनुराग ठाकुर ये कहते हुए उसके बाद जवाब देने उठे कि आपने सिखों का गला काटा। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच ये चर्चा कहीं न कहीं सिमट कर रह गई और जो रचनात्मक बातें होनी चाहिए थी उसकी कमी कहीं न कहीं दिखाई दे रही थी। संविधान के जरिए भी एक दूसरे पर खूब जमकर हमला बोला गया। बिल्कुल, तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का मुद्दा बन गया। ये शायद स्कोरिंग का मुद्दा नहीं था, इस पर कुछ गहन चर्चा करने की ज़रूरत थी और मुझे लगता है अगर गहन चर्चा होती, जैसे कि ये कुछ चीज़ें और बेहतर पक्की होती, बनी होती, तो शायद और अच्छा होता। फिलहाल हम लोगों का कार्यक्रम
आज यहीं समाप्त होगा। हर संडे हम अलाव, जब तक ये मौसम हमारा साथ दे रहा है, हम अलाव के साथ आपसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उनको भी पकाया जाए इसमें, और थोड़ी बहुत जो गॉसिप्स हैं उनकी भी चर्चा की जाए। कुछ खबरें जो विशेष तौर पर छाई हुई हैं उनको और विस्तार से लेने की हम कोशिश करेंगे। तो इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।